ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमने पॉलीमार्फिज्म इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग इन सी प्लस प्लस को। और अगर आपको पॉलीमार्फिज्म का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है और मेथड हाइडिंग क्या होती है। और अगर आपने अभी तक मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। पॉलीमार्फिज्म से रिलेटेड आज हम देखने वाले हैं मेथड ओवरलोडिंग को, मेथड ओवरराइडिंग को और मेथड हाइडिंग को। आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक करें और हम चलते हैं डेव सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि कंसेप्ट समझ लेते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है और मेथड हाइडिंग क्या होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम बनाएंगे, एक रियल वर्ल्ड प्रोग्राम बनाएंगे। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ एक क्लास ए के नाम से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करने वाले हैं, एक पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास बनाने वाले हैं। ये क्लासेस डमी होंगी जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद हम एक रियल वर्ल्ड प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बनाई ए और इसके अंदर मैंने कुछ मेथड्स बनाए। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक मेथड बनाया फंक्शन वन के नाम से। मैं इसे F1 का नाम दे देता हूँ और इसके अंदर कोई भी फिलहाल कोडिंग नहीं है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक क्लास और बनाता हूँ बी के नाम से और उसमें मैं क्या करता हूँ कि क्लास ए को इनहेरिट कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, क्लास ए को इनहेरिट कर लिया और इस क्लास के अंदर भी मैं क्या करता हूँ कि एक मेथड बनाता हूँ F1 के नाम से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक क्लास बनाई ए जिसमें मैंने F1 मेथड बनाया और क्लास बी में भी मैंने क्या किया, एक F1 मेथड बनाया। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास ए को इनहेरिट कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, अब यहाँ पे आप देखें मेनली F1 फंक्शन का नेम है और चाइल्ड क्लास में भी फंक्शन का नेम क्या है, F1 है। और यहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं है और यहाँ पे भी कोई पैरामीटर्स नहीं है। मतलब कि इस फंक्शन का अगर हम देखें सिग्नेचर या प्रोटोटाइप सेम ही है, ठीक है। मतलब कोई भी आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स वाला चक्कर यहाँ पे नहीं है। और अगर यहाँ पे हम कोई एक आर्गुमेंट पास करें और यहाँ पे भी कोई एक आर्गुमेंट पास कर दें, तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम सेम नाम का फंक्शन चाइल्ड क्लास के अंदर बनाते हैं और उसका प्रोटोटाइप भी सेम ही रखते हैं, मतलब अगर यहाँ पे एक पैरामीटर होगा तो यहाँ पे भी एक ही पैरामीटर होगा। अगर सेम टू सेम हम फंक्शन का नाम भी रखते हैं और प्रोटोटाइप भी रखते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, तो इसे कहते हैं मेथड ओवर राइडिंग। एक और एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं जिसमें मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ F2 के नाम से और यहाँ पे कोई भी मैं इसकी कोडिंग नहीं करने वाला। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि F2 में एक पैरामीटर पास करता हूँ और इसकी भी बॉडी मैं एम्प्टी रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखें मैंने एक फंक्शन बनाया F2 के नाम से और उसके पैरामीटर्स में कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे भी F2 नाम से एक फंक्शन बनाया बट यहाँ पे एक पैरामीटर है। तो अब अगर मैं मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ और क्लास बी का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ओबीजे, तो ओबीजे की मदद से अगर मैं F1 फंक्शन को कॉल करूँगा तो यहाँ पे होगी कन्फ्यूजन। क्यों? क्योंकि कंपाइलर अब यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे F1 फंक्शन है जो कि इनहेरिट होके बी क्लास के अंदर भी आया होगा
और बी क्लास के अंदर एक अपना भी F1 वाला फंक्शन है। तो अब होगा क्या? क्या F1 वाला फंक्शन चलेगा जो बी क्लास के अंदर है, या F1 वाला वो फंक्शन चलेगा जो कि ए क्लास के अंदर है? तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर यहाँ पे करता है अर्ली बाइंडिंग। और अर्ली बाइंडिंग क्या होती है और लेट बाइंडिंग क्या होती है, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। बट इस वीडियो में आप देखें अर्ली बाइंडिंग को। अर्ली बाइंडिंग कंपाइलर करेगा। कंपाइलर जो अर्ली बाइंडिंग करता है वो किस बिहाफ पे करता है? वो करता है ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे। जिस ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया है वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है? वो ऑब्जेक्ट बी क्लास का है। तो इसीलिए कंपाइलर क्या करेगा? अर्ली बाइंडिंग करते वक्त इस फंक्शन को कॉल कराएगा, मतलब इस फंक्शन को बाइंड करेगा इस कॉल के साथ। तो होगा क्या? बी क्लास के अंदर जो F1 फंक्शन है वो यहाँ पे चलेगा। ए क्लास वाला F1 फंक्शन यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है? तो अर्ली बाइंडिंग के चलते यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को देखेगा और ऑब्जेक्ट बी क्लास का है, तो इसलिए बी क्लास वाला F1 फंक्शन चलेगा। तो इसे हम कहते हैं मेथड ओवर राइडिंग। ओके। और अगर यहाँ पे ओबीजे की मदद से मैं क्या करता हूँ, F2 फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि अब कंपाइलर क्या करेगा? वो तो अर्ली बाइंडिंग करेगा। अर्ली बाइंडिंग करेगा तो वो देखेगा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बी क्लास का है, तो वो क्या करेगा? बी क्लास वाले इस फंक्शन के साथ इसे बाइंड करेगा। क्योंकि बी क्लास के अंदर जो F2 फंक्शन है वो यहाँ पे एक पैरामीटर के साथ है और यहाँ पे हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे। तो अब क्या होगा? क्योंकि ए क्लास के अंदर भी F2 फंक्शन है जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि जो ए क्लास के अंदर F2 वाला फंक्शन है वो बाइंड हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये वाला फंक्शन ना होता, अगर ये वाला फंक्शन बी क्लास के अंदर ना होता, तब कंपाइलर क्या करता? अर्ली बाइंडिंग करते वक्त कंपाइलर देखता ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट है बी क्लास का, तो वो यहाँ पे ढूंढता बी क्लास के अंदर F2 को। क्योंकि F2 बी क्लास के अंदर है ही नहीं, तो फिर वो क्या करता? पेरेंट क्लास के अंदर जाता। पेरेंट क्लास के अंदर जाता तो पेरेंट क्लास के अंदर F2 फंक्शन मौजूद है, तो कंपाइलर क्या करता? पेरेंट क्लास वाले F2 फंक्शन को यहाँ पे चलाता। बट क्योंकि हमारे केस में क्या है कि चाइल्ड क्लास के अंदर भी F2 फंक्शन मौजूद है, तो इसलिए कंपाइलर पेरेंट क्लास में नहीं जाएगा, बल्कि वो क्या करेगा? इसे चाइल्ड क्लास के अंदर ही बाइंड करने की कोशिश करेगा। और क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर यूज हो रहा है और यहाँ पे हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आएगा एरर। यहाँ पे क्या आएगा? एरर आएगा। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेथड हाइडिंग। तो हमने क्या किया? यहाँ पे मेथड हाइडिंग की। और अगर मैं यहाँ पे कोई obj डॉट F2 को मैं कॉल करता हूँ और यहाँ पे कुछ पास करता हूँ, फॉर एग्जांपल 5, तो अब क्या होगा? अब ये इस फंक्शन के साथ बाइंड हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी एरर हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसे क्या कहते हैं? मेथड हाइडिंग। अब एक चीज़ और देखें आप यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग के लिहाज से, कि क्योंकि ये F2 फंक्शन इनहेरिट होके बी क्लास के अंदर भी तो आया होगा, और बी क्लास के अंदर ये वाला F2 फंक्शन भी है। मेथड ओवरलोडिंग यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने देखा था कि फंक्शन जो होते हैं वो सेम नेम के होते हैं, बट उनका प्रोटोटाइप चेंज होता है, उनके आर्गुमेंट्स चेंज होते हैं। तो उस वक्त होती है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है? तो अब इस सेंस में अगर देखा जाए तो F2 एक आर्गुमेंट के साथ है और जो पेरेंट वाला F2 है उसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं है और वो भी यहाँ पे इनहेरिट होके आया है। तो बी क्लास के अंदर दोनों फंक्शन मौजूद हैं,
एक 1 आर्गुमेंट वाला F2 के साथ और एक जो है ना एम्प्टी आर्गुमेंट वाला। बट फिर भी यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग नहीं हो रही, क्योंकि अगर मेथड ओवरलोडिंग हो रही होती तो F2 को जब हमने विदाउट पैरामीटर यहाँ पे कॉल कराया था तो पेरेंट वाला चल जाता, और एक के साथ हमने कराया एक आर्गुमेंट के साथ तो ये वाला चल जाता। फिर क्या होती, मेथड ओवरलोडिंग होती। बट क्योंकि कंपाइलर क्या कर रहा है यहाँ पे, अर्ली बाइंडिंग के चलते ही इस फंक्शन को कॉल करा रहा है, चाहे हम विदाउट पैरामीटर यहाँ पे कॉल करा रहे हैं तो तब भी वो इसी के साथ ही इसे बाइंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ये देखने वाली है कि अब एक फंक्शन F2 का एक आर्गुमेंट के साथ B क्लास का है और एक जो है ना वो A क्लास का है विदाउट पैरामीटर वाला। तो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एक फंक्शन यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर है और एक पेरेंट क्लास के अंदर है, इसीलिए फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं हो रही। अगर ये दोनों फंक्शन एक ही क्लास के अंदर होते, मतलब पेरेंट क्लास के अंदर दोनों फंक्शंस होते, पेरेंट क्लास के, ठीक है, फिर क्या होती, फंक्शन ओवरलोडिंग होती, मेथड ओवरलोडिंग होती। और अगर ये फंक्शन पेरेंट क्लास के अंदर ना हो के ये चाइल्ड के अंदर होता डायरेक्टली, तब भी क्या होता, मेथड ओवरलोडिंग होती, क्योंकि दोनों फंक्शंस एक ही क्लास के अंदर होते। अब क्या हो रहा है, एक चाइल्ड के अंदर है और एक पेरेंट के अंदर है, तो मेथड ओवरलोडिंग यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि मेथड ओवरलोडिंग तब होगी जब दोनों फंक्शंस एक ही क्लास के अंदर होंगे, एक ही क्लास के दोनों फंक्शंस होंगे। इनहेरिटेंस की वजह से अगर वो एक क्लास में आ रहे हैं डिराइव्ड क्लास के अंदर, तब फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होगी। सो आई होप कि आपको ये तीनों कंसेप्ट समझ आए होंगे कि मेथड ओवरलोडिंग तब होगी जब दोनों फंक्शंस डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ एक ही क्लास के अंदर हैं। मेथड ओवरराइडिंग कब होगी, जब पेरेंट क्लास के अंदर एक फंक्शन जो है उसी तरह का एक फंक्शन हमने चाइल्ड क्लास के अंदर भी बनाया है सेम प्रोटोटाइप के साथ, तो क्या होगा, मेथड ओवरराइडिंग होगी। और मेथड हाइडिंग कब होगी, जब एक हमने फंक्शन बनाया है पेरेंट क्लास के अंदर और दूसरा बनाया है चाइल्ड क्लास के अंदर, बट हमने क्या किया, आर्गुमेंट्स में कुछ चेंजेस किए, तो यहाँ पे होगी मेथड हाइडिंग। अब मेन पॉइंट ये निकल के आता है कि हमें मेथड ओवरराइडिंग क्यों करनी चाहिए या फिर कब करनी चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो F1 फंक्शन जब हमें पेरेंट क्लास से मिल रहा है तो उसे चाइल्ड क्लास के अंदर दोबारा बनाने की क्या ज़रूरत है, तो मेथड ओवरराइडिंग करने की ज़रूरत ही क्या है। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो सर्विस हमें पेरेंट क्लास से मिल रही है, जो फंक्शन हमें पेरेंट क्लास से मिल रहा है, हम चाहते हैं कि उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसे चेंज करें। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग करते हैं। अब कुछ लोगों के जहन में ये भी आ रहा होगा कि अगर हमने चाइल्ड क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेशन चेंज करनी है तो हम एक नया ही फंक्शन बना देते हैं। ज़रूरी है उसी नाम से फंक्शन बनाना है, तो हम एक और फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल F3 के नाम से, और उसके अंदर हम न्यू इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं। इसे दोबारा बनाने की क्या ज़रूरत है। आप एक चीज़ जहन में रखें कि अगर हम एक नया मेथड बनाएंगे, ठीक है, उसमें हम न्यू इम्प्लीमेंटेशन तो कर ही लेंगे, बट अब जो ऑब्जेक्ट होगा चाइल्ड क्लास का वो F3 वाले फंक्शन को भी कॉल कर सकता है न्यू इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और वो F1 वाले को भी कॉल कर सकता है जो कि पेरेंट के अंदर है। तो पेरेंट क्लास वाली भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है और चाइल्ड वाली भी हो रही है। ये जो मेथड ओवरराइडिंग है ये हमें क्यों करनी चाहिए, इससे रिलेटेड हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल प्रोग्राम देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ बैंक अकाउंट के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक मेंबर वेरिएबल्स बनाता हूँ बैलेंस, और ये डबल टाइप का होगा। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ सेट बैलेंस के नाम से, और यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, हमने
इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है कि जो हमारा बैलेंस है उस पे कितना इंटरेस्ट लग रहा है। तो सेट बैलेंस में अब यहाँ पे कोई भी जब इस फंक्शन को कॉल कराएगा तो वो बैलेंस पास करेगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे उसे रिसीव कर लेता हूँ और यहाँ पे बी रख देते हैं हम वेरिएबल का नाम, और जो भी बैलेंस आएगा उसे हम बैलेंस वाले वेरिएबल के अंदर रखा देंगे। ठीक है, तो अब हम फर्ज करके चलते हैं कि जब भी हम बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पे करंट अकाउंट हमारा ओपन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि करंट अकाउंट हमारा ओपन हुआ है। तो करंट अकाउंट के केस में जो है इंटरेस्ट जो लगेगा, मैं मान के चलता हूँ कि वो 2% लगेगा। तो जो हमारा बैलेंस है उस पे 2% का इंटरेस्ट लगेगा, तो ये बनेगा 0.02, और इसे मैं रखा देता हूँ इंटरेस्ट वाले वेरिएबल के अंदर, और इसे मैं प्रिंट भी करा देता हूँ। सी आउट करंट अकाउंट इंटरेस्ट इज, और वो है इंटरेस्ट वाले वेरिएबल के अंदर। तो जो भी बैलेंस होगा उस पे 2% का इंटरेस्ट लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास बनाता हूँ, सेविंग्स अकाउंट, और इसमें मैं बैंक अकाउंट क्लास को इनहेरिट कर लेता हूँ। ओके, ओके हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सेविंग्स अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एस ए के नाम से। अब आप मेनली ये देखें कि ये सारी चीज़ें इनहेरिट होके सेविंग्स अकाउंट क्लास के अंदर भी आई होंगी। तो अब जो करंट अकाउंट है उसमें अगर इंटरेस्ट लगता है 2% का, तो हम मान के चलते हैं कि जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उन पे जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है 5% का। तो अब आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं एस ए जो है उसकी मदद से चाहूँ तो सेट कर सकता हूँ बैलेंस। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10,000 मैंने बैलेंस रखा दिया, तो क्या होगा, सेट बैलेंस फंक्शन कॉल होगा और इसमें बैलेंस आएगा उसे हम बी में रिसीव करेंगे और बैलेंस वाले वेरिएबल के अंदर रखा देंगे। तो एस ए जो ऑब्जेक्ट है उसके बैलेंस के अंदर चला जाएगा 10,000, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एस ए की मदद से कैलकुलेट करता हूँ इंटरेस्ट। तो ये वाला मेथड कॉल होगा, तो यहाँ पे 2% का इंटरेस्ट लगेगा और यहाँ पे शो हो जाएगा हमें कि करंट अकाउंट इंटरेस्ट इज, जो 2% इंटरेस्ट लगेगा मतलब तकरीबन ये बन जाएगा 200। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है करंट अकाउंट इंटरेस्ट इज 200। सो अब आप यहाँ पे देखें कि मैं चाहता था कि सेविंग अकाउंट जो है उस पे जो इंटरेस्ट लगे वो 5% का लगे। अब क्योंकि कैलकुलेट इंटरेस्ट जो है वो बैंक अकाउंट क्लास से आ रहा है तो उसकी वजह से इस पे 2% इंटरेस्ट लग रहा है। तो मैं चाहूँगा कि सेविंग अकाउंट के लिए जो इंटरेस्ट है उसे हम सेपरेटली कैलकुलेट करें। तो उससे रिलेटेड मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बना सकता हूँ, कैलकुलेट कैलकुलेट सेविंग्स इंटरेस्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि रिटर्न टाइप लगाते हैं वॉइड, और ये जो कोड है इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे 2% की बजाय हम 5% का इंटरेस्ट लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट इज। ठीक है, तो अब मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा। तो अब आप देखें कि सेविंग अकाउंट के लिए मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, बैलेंस सेट किया और मैंने कैलकुलेट सेविंग्स इंटरेस्ट फंक्शन को कॉल किया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे 5% का इंटरेस्ट लगेगा। बट आप
एक चीज़ यहाँ पे देखें कि ये जो एस ए ऑब्जेक्ट है, ये सेविंग अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है? अब ये वाला फंक्शन भी इनहेरिट होके सेविंग अकाउंट क्लास के अंदर आया होगा। अब ये जो एस ए ऑब्जेक्ट है, ये चाहे तो कैलकुलेट सेविंग इंटरेस्ट फंक्शन को भी कॉल कर सकता है और ये एस ए ऑब्जेक्ट चाहे तो इस फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। सो अब अगर ये इस फंक्शन को कॉल करेगा तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 5% के हिसाब से आएगा। और अगर वो इस फंक्शन को कॉल करेगा तो इंटरेस्ट आएगा 2% के हिसाब से। ये चीज़ तो गलत है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सेविंग अकाउंट का है, तो वो दोनों चीज़ों को क्यों एक्सेस कर पा रहा है? ठीक है, उससे तो चाहिए कि वो जस्ट 5% वाले को ही यहाँ पे एक्सेस कर पाए। क्योंकि हमने मेथड्स का नेम चेंज रख दिया है तो अब वो दोनों को एक्सेस कर सकता है और हम चाहते हैं कि जो सेविंग अकाउंट है उसके लिए जस्ट ये वाली फंक्शनैलिटी चले। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ये है मेथड ओवरराइडिंग का मेन यूजेज। अब अगर मैं यहाँ पे जो फंक्शन का नेम है वो सेम रख दूंगा, तो अब ये जो ऐसे ऑब्जेक्ट है इसकी मदद से जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे चाइल्ड वाला ही फंक्शन चलेगा, पेरेंट वाला फंक्शन कभी भी नहीं चलेगा। तो इस तरह हमने क्या किया, मेथड ओवरराइडिंग की और इससे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि हम चाइल्ड क्लास के अंदर अगर चाहें तो पेरेंट क्लास जो हमें फंक्शनैलिटी दे रही है, जो इम्प्लीमेंटेशन दे रही है, उस इम्प्लीमेंटेशन को हम चेंज कर सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग की मदद से। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी और अगर आपको मेथड ओवरराइडिंग की समझ नहीं आई तो काइंडली आप क्या करें, इस वीडियो को दोबारा चेकआउट करें, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड मेथड ओवरराइडिंग से रिलेटेड एक और वीडियो हमारी आने वाली है जिसमें हम देखने वाले हैं वर्चुअल फंक्शन को। और वर्चुअल फंक्शन को देखने के लिए आपको मेथड ओवरराइडिंग का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि इसी कंसेप्ट को ही हम कंटिन्यू करेंगे वर्चुअल फंक्शन के अंदर। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं भाई, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपके कोई भी पैसे नहीं लगने वाले। सो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और यूट्यूब को भी एक सिग्नल जाता है कि लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो यूट्यूब क्या करता है कि वीडियो को बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी रिकमेंड करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और भी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। सो आप क्या करें, मेरी सी प्लस प्लस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक सीक्वेंस में बनाए हुए हैं। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप सी प्लस प्लस से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी सी प्लस प्लस एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।